हाय फ्रेंड्स, हरियाणा में 5 जनवरी 2019 को पीजीटी लेवल 3 का एग्ज़ाम हुआ और 6 जनवरी यानी संडे को लेवल 2 का मॉर्निंग की शिफ्ट में और लेवल 1 का दोपहर की शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ। पीजीटी यानी लेवल 3 के उर्दू सब्जेक्ट की आंसर की हम अपलोड कर चुके हैं। आज हम लेवल 2 उर्दू सब्जेक्ट की आंसर की आपके सामने पेश करेंगे। लेवल फर्स्ट का पेपर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अगर हमारे वो व्यूअर्स जो हमें सुन रहे हैं उनके पास या उनके किसी दोस्त के पास, शनासा के पास लेवल फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है तो प्लीज़ वो atanuri92@gmail.com पर मेल कर दें। मैं उसकी आंसर की भी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। लेवल 2 टीजीटी फॉर क्लास 6 to 8 सब्जेक्ट उर्दू। क्वेश्चन नंबर 91, क्रिकेटर सैयद मुश्ताक अली का कितने साल की उम्र में टेस्ट मैच खेलने के लिए पहली बार इंतखाब हुआ था? देखिए, ये जो सेट है ये मेरे पास सेट डी मौजूद है। अगर आपका सेट अलग हो तो क्वेश्चन की सीक्वेंस आपके पास अलग होंगी। आप पहले क्वेश्चंस को आपके सीक्वेंस के हिसाब से देख लें, उसके बाद टिक मार्क करें। तो क्वेश्चन नंबर 91, क्रिकेटर सैयद मुश्ताक अली का 19 साल की उम्र में टेस्ट मैच खेलने के लिए पहली बार इंतखाब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 93, औरत कौन से लफ्ज़ का माना है? तो जन इसका माना औरत के निकलता है। क्वेश्चन नंबर 94, सफ़र के बयान को क्या कहते हैं? सफ़र के बयान को सफ़रनामा कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो दूसरे ऑप्शन है यानी अफसाना, खुदनविश्त या सवाने हयात, इनकी तारीफ़ को आप कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि अगले किसी पेपर में इस तरह का सवाल इन असनाफ अदब पर पूछा जाए तो आप जवाब देने की पोजीशन में रहो। क्वेश्चन नंबर 95, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हरियाणा स्टेट का जो म्यार है, मैंने पीजीटी में भी बहुत तारीफ़ की थी। इवन सीटीटी या अदर स्टेट में जो उर्दू का म्यार है बहुत ही घटिया है। पता नहीं कैसे लोगों को उर्दू का पेपर निकालने के लिए लगाया जाता है जिन्हें खुद को उर्दू पढ़ना लिखना शायद नहीं आती है। लेकिन मैं यहाँ के म्यार से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ। बहुत अच्छा लेवल का हरियाणा स्टेट उर्दू सब्जेक्ट का, बहुत मुमकिन है अदर लैंग्वेजेस के भी इसी तरह के पेपर निकलते होंगे, मुझे तो यही उम्मीद है। तो क्वेश्चन नंबर 95, मंदर जज़ील में से किस में तमाम हुरूफ कमरी है? यहाँ पर चंद हुरूफ दिए गए हैं ऑप्शन में और पूछा गया है कि कौन से तमाम हुरूफ कमरी, एक दो नहीं, अगर किसी में एक दो नहीं बल्कि तमाम के तमाम हुरूफ कमरी होने चाहिए। तो हुरूफ शमशी वो देखिए 14 है, मैंने आप पर पेन से लिख रखा है। इनके अलावा बाकी जितने भी हुरूफ कमरी है, बाकी जितने भी हुरूफ है वो सब के सब हुरूफ कमरी है, यानी उनमें अलिफ लाम की मुकम्मल आवाज़ निकाली जाती है। तो ये जो चौथा ऑप्शन है ऐन, गैन, फ़ा, क़ाफ, काफ, ये पूरे के पूरे हुरूफ कमरी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96, दबिस्तान लखनऊ का वो कौन सा शायर है जिसने उर्दू ज़बान को निखारने और संवारने में अहम किरदार अदा किया है? तो नासिक साहब वो है जिन्होंने उर्दू ज़बान और अदब को निखारने में अहम रोल अदा किया है। क्वेश्चन नंबर 97, हिंदुस्तान में 4 लिसानी ख़ानदानों की ज़बान बोली जाती है। देखिए, जो पीजीटी के मैंने आंसर की बनाई थी वो भी 22-23 मिनट की बनी है, शायद ये भी ज़्यादा बने। उसकी वजह यह है कि मैं सिर्फ आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ। अगर टिक मार्क करके बता दूँ तो शायद 2 या 3 मिनटों में आप टेली करके हट जाओ, लेकिन ये उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, आपके जहन ने बात कबूल करनी चाहिए कि जो बता रहे बंदा कितना ऑथेंटिक है। तो ज़बानों को बोलने के एतबार से, तनासुब के एतबार से दरियाफ़्त किया गया, यहाँ पर 4 ज़बान जैसे द्राविड़ी ज़बानें हैं, ऑस्ट्रिक है, हिंद आर्य है, तिब्बती बर्मी है, और सीक्वेंस पूछा गया है। सीक्वेंस ज़्यादा बोलने वालों के हिसाब से सीक्वेंस पूछा गया है। तो सीक्वेंस क्या है? हिंद आर्याई। अब इसका तनासुब क्या है? अगर आप इंडिया में देखो तो 78.05% हिंद आर्याई ज़बानें लोग बोलते हैं। अच्छा, आप कमेंट में ये बताएं कि हिंद आर्याई ज़बानें कौन कौन सी है, कितने खानों में इनको तकसीम किया गया है। इससे लिसानियात पर आपकी स्टडी हो जाएगी। उसके बाद नंबर आता है द्राविड़ी ज़बानों का, जिनका परसेंटेज है 19.6, ये द्राविड़ी ज़बानें बोली जाती है। उसके बाद ऑस्ट्रक, ये 23% ज़बानें बोली जाती है। उसके बाद तिब्बती बर्मी ज़बानें आती है जो उसके बाद में बोली जाती है। तो इस तरह की ये सीक्वेंस बनती है, यानी हिंद आर्याई, द्राविड़ी, ऑस्ट्रक और तिब्बती बर्मी। इस परसेंटेज को भी आप जहन में रखने की कोशिश करें। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, यानी
एक म्यार कायम रखा गया है। जो क्वालिफाइड होगा, जिसको क्वालिफाइड होना है उसको मुताला करना होगा, उसकी नॉलेज मजबूत होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदुस्तान आबादी के लिहाज से चीन के बाद दूसरा और कसीर लिसानी यानी ज़बानों की तादाद की हैसियत से दुनिया में मकाम रखता है। अब कौन सा मकाम रखता है? चौथा रखता है, पहला रखता है, दूसरा रखता है, तीसरा रखता है? हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ये लॉजिक लगाया होगा कि आबादी में तो चीन ज़्यादा है, हम दूसरे पर है, हमारे यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के ज़बानें बोली जाती है, इसलिए पहला नंबर हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ज़बान के एतबार से भी हमारा दूसरा नंबर है। अगर क्वांटिटी देखी जाए तो हिंदुस्तान के अंदर 780 किस्म की ज़बानें बोली जाती है, 780 टाइप्स की ज़बानें हिंदुस्तान में बोली जाती है। लेकिन पापुआ न्यू गिनिया के अंदर 839 किस्म की ज़बानें बोली जाती है। यानी सबसे पहले नंबर पर ये है और इंडिया हमारा दूसरे नंबर पर है। तो आप इसे इस तरह याद रख सकते हैं, आबादी के हिसाब से लिसानियात में भी हमारा दूसरा नंबर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मंदर जज़ील में नज़ीर अकबराबादी की नज़्म नहीं है। तो देखिए, आदमी नामा भी उन्हीं की नज़्म है, बंजारा नामा भी उन्हीं की नज़्म है, मुफलिसी भी उन्हीं की नज़्म है, रह जाती है पहाड़ और गिलेरी। अच्छा ये बताइए ये नज़्म किसकी है? क्वेश्चन नंबर 100, खाकानी हिंद के शायर का खिताब है। देखिए ये पीजीटी में भी सवाल कायम किया गया था, मैंने वहाँ पर भी इशारा आपको दिया था। तो ये ज़ौक़ का है। अच्छा वो स्टूडेंट जिन्होंने पीजीटी का नहीं दिया है, तब भी मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो पीजीटी के आंसर की ज़रूर देख ले, और वो स्टूडेंट जो सेट नेट पेट की तैयारी कर ले वो भी इन पेपर को देख ले, इसलिए कि म्यार इसका अच्छा है, आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा। रिवायात ये जमा है, इसका वाहिद दरियाफ़्त किया गया, तो रिवायत की जमा रिवायात। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 102, मीर अनीस तखल्लुस से पहले कौन सा तखल्लुस इख्तियार करते थे? तो इस पर हमारी तखल्लुस और अलक़ाब व ख़िताब पर वीडियो आ चुकी है, आप देख सकते हैं। यहाँ इसका जवाब होगा हज़ी। उसके बाद 103, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गुबार खातिर में शामिल ख़ुतूत किस मकाम से लिखे थे? तो इन्होंने ये कैद व बंद की सोबतें जब बर्दाश्त कर रहे थे किला अहमदनगर में, वहाँ पर इन्होंने गुबार खातिर को तहरीर किया था। अच्छा आप ये बताइए कि गुबार खातिर को जो ख़ुतूत है किसके नाम लिखे गए थे? क्वेश्चन नंबर 114, दबिस्तान दिल्ली की शायरी की अहम खूबी है। देखिए दबिस्तान दिल्ली की शायरी की अहम खूबी क्या है कि वो जज्बात के इजहार पर जोर देते थे। उनके तसन्नो नहीं था, निशातिया लबो लहजा नहीं था, खारियत नहीं थी। लखनऊ वो एक फारिगुल बाली का माहौल था, वहाँ पर परेशानी नहीं थी। लखनऊ कभी उजड़ता नहीं था, कभी बसता नहीं था, नवाबों की सरजबीन थी, ऐश व आराम था, ऐश व इशरत थी, तो वहाँ पर निशातिया लबो लहजा पाया जाता। देखिए अगर फारिगुल बाली हो, इत्मीनान का माहौल हो, पैसों की रेल पेल ज़्यादा हो, तो आदमी का माइंड जो है वो खुला खुला रहता है। लेकिन वो दिल्ली जो बार बार उजड़ती है, बार बार बसती है, उजड़ने बसने में किसी के बाप का इंतकाल होता है, किसी के भाई का इंतकाल होता है, कोई घर बार से बेदखल कर दिए जाते हैं। मीर की आप हयात को पढ़िए, कितनी उन्होंने सोबतों को बर्दाश्त किए। गालिब को आप देखिए कि दिल्ली में रहकर उन्होंने किस तरह दाग की ज़िंदगी को आप देखिए, तो वहाँ पर जज्बात के इजहार, मीर के अशार क्या है, उन्होंने जज्बात के इजहार किया है। उन्होंने जो शेर व आशोब लिखे हैं, यानी जिसमें शहर की बदहाली का तज़किरा किया जाता है, वो सब क्या है? वो दिल्ली का उजड़ना और बसना ही तो है। गालिब की खुतूत को आप पढ़िए, उन्होंने दिल्ली के उजड़ने बसने को तहरीर किया है। तो दबिस्तान दिल्ली की शायरी की जो अहम खासियत है वो जज्बात के इजहार पर जोर देना है। उसके बाद एक शेर दिया गया है, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। इस शेर में रदीफ़ क्या है? रदीफ़, तो देखिए रदीफ़ और काफ़िया, आप गज़ल में आप चले जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, नेट सेट की प्लेलिस्ट में, वहाँ पर गज़ल की जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ है, जितनी भी इस्तिलाहात है, मैंने उसको पेश किया। या फिर अन अकेडमी पर आप अताउर रहमान नूरी के नाम से आप सर्च करें, वहाँ पर भी मैं ये कोर्स पढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो चले ये रदीफ़ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 106, मौजूदा अहद के मारूफ इंशाइया निगार है। तो इसका जवाब में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये ख्वाजा हसन निज़ामी है। अगर आपके पास राइट आंसर मौजूद हो श्योरिटी के साथ तो आप ज़रूर कमेंट करें। किस शायर की गज़ल में दिल्ली और लखनऊ की खुसूसियात का इम्तिजाज है? इस पर भी मैं श्योर नहीं हूँ, आप ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 108, अल्लामा इकबाल ने किस मशहूर गज़ल गो शायर से अपनी गज़लों पर इसलाह ली? देखिए अभी डॉक्टर इकबाल का हमने साल मनाया था, अभी चंद दिन पहले की बात है। तो वहाँ पर डॉक्टर इकबाल पर हमने 4 या 5 लेक्चर अपलोड किए थे, उसमें पूरी बायोग्राफी पेश की गई थी, उनकी हयात और खिदमत पेश की गई थी। तो वहाँ पर हमने जिक्र किया था कि उन्होंने दाग से इसलाह ली थी। हत्ता कि बहुत
कम समय के लिए ली थी, लेकिन इस कम समय पर भी उन्हें जिंदगी भर नाज था। क्वेश्चन नंबर 109, एक दोहे में होते हैं कितने मिसरे होते हैं? तो इसमें 2 मिसरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, आगरा बाजार के ड्रामा निगार है। तो आगरा बाजार ये तहरीर किया है हबीब तनवीर ने। अच्छा, आप ये बताइए आगा हशर काश्मीरी को क्या कहा जाता है? या अमानत सैयद आगा हसन अमानत का कौन सा ड्रामा मशहूर है? और इम्तियाज़ अली ताज का कौन सा ड्रामा बीए के निसाब में शामिल है? आप ये ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 111, गुले बकौली का किस्सा किस मसनवी में बयान किया गया है? अगर आपने मसनवी पढ़ी होंगी तो आप धीरे धीरे बता सकते हैं। जवाब होगा गुलजार नसीब में। लेकिन आप सैरुल बयान पढ़ चुकी हो, उसमें इस तरह का नहीं है। ज़हर इश्क में तो वो बेचारा महबूब के गम में रोता है और महबूब जहर खा लेता है, ये भी खाता है मगर बच जाता है, महबूब मर जाता है। फ़खरुद्दीन निज़ामी की मसनवी है कदम राव पदम राव। तो अगर आपने खुलासा वगैरह भी पढ़ा होगा तो आप आसानी के साथ जवाब दे सकते हो। बताने का मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 112, लखनऊ में रेख्ती किस शायर ने ईजाद की? तो रंगीन और इंशा ये 2 ऐसे शायर गुजरे हैं लखनऊ में जिन्हें रेख्ती का मौजिद कहा जाता है। अगर रंगीन नहीं होता और इंशा होता तो आप वो जवाब लगाते। तो रंगीन और इंशा ये 2 नाम आप याद कर ले जो रेख्ती के हवाले से पहचाने जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मंदा जज़ेल में मंदर जज़ेल अल्फाज में वाहिद है। तो देखिए ये जो है एहकाम ये हुक्म की जमा है, हुकूक ये हक की जमा है, एहसान की जमा एहसानात है। तो ताजिर ही एक ऐसा है जो वाहिद है। इसकी जमा किया जाएगा तो तुज्जार या ताजिरो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तसादुम और कशमकश का ताल्लुक किस सिन्फ से? अगर आपने पीजीटी का मेरा डिस्क्रिप्शन सुना होगा तो आप इसका जवाब बता सकते हैं। ड्रामा मैंने वहाँ पर उसे पेश किया था, आप जाकर सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, किस सिन्फ को मुरस्सा नसरी गज़ल कहा जा सकता है? देखिए सफ़रनामा खुश्क होता है, खाका थोड़ी मामूली उतार चढ़ाव होता है, अफसाना में वजह तासुर होता है, इंशाइया ये पुरलुत्फ़ तहरीर होती है जिसे हम मुरस्सा नसरी गज़ल कह सकते हैं। तहतुस्सरा का माना पूछा गया तो उसका माना होता है ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 117, मीर शेर अली अफसोस की मशहूर किताब कौन सी है? इस पर भी मैं गुजारिश करूंगा कि स्टूडेंट एसटीएटी को चैलेंज करें। मैंने पीजीटी में भी एक क्वेश्चन का आंसर बताया था कि आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। कदम राव पदम राव जो कि फ़खरुद्दीन निज़ामी, लेकिन ऑप्शन में उनका नाम है ही नहीं, हसन निज़ामी बेदरी का नाम है, उसे आप चैलेंज करके 1 मार्क्स हासिल कर सकते हो। इस क्वेश्चन को यानी क्वेश्चन नंबर 117 सेट डी में मीर शेर अली अफसोस की किताब, बाग उर्दू ये भी उन्हीं की किताब है और आराइश महफिल ये भी उन्हीं की किताब है। तो एक किताब ऑप्शन में होनी चाहिए थी लेकिन दोनों किताब दे दिए गए हैं, तो इस पर आप क्लेम करके 1 मार्क्स हासिल कर सकते हो। या हो सकता है जब आंसर की चैलेंजिंग आंसर की अपलोड की जाए तो हरियाणा बोर्ड आपको पहली 1 मार्क्स इस क्वेश्चन की दे दे। दास्तान अमीर हमजा ये खलील अली खां अशक की है, नसर बेनज़ीर ये मीर बहादुर अली हुसैनी की है, और ये जितने राइटर ये सब के सब का ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से है। फोर्ट विलियम कॉलेज पर भी मैं पूरा लेक्चर बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन अगला देख लेते। शायर मोहम्मद दाऊद खां का तखल्लुस, तो अख्तर शिरानी इनका नाम है दाऊद खां, और ये जो तखल्लुस इख्तियार करते वो अख्तर था। क्वेश्चन नंबर 119, अखलाक हिंदी फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता किस मुसन्निफ से मंसूब है? तो ये है मीर बहादुर अली हुसैनी। अच्छा, मज़हर अली खां विला की किताब, हैदरबख्श हैदरी की किताब और मीर अमन की 2 किताब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे। क्वेश्चन नंबर 120, खुश मिजाज बद मिजाज हम जमात हम वतन ये किसकी मिसालें हैं? देखिए ये भी सवाल का अंदाज़ बहुत अच्छा है। मिजाज मिजाज जमात वतन, इसमें क्या साबका बढ़ा दिए गए, खुश बद हम, तो ये साबका की मिसालें हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 121, माहिर परिंद सालिम अली को हुकूमत हिंद ने पद्म भूषण का खिताब कब दिया? तो ये उन्हें दिया गया था 1976 में। मेरे ख्याल से सालिम अली को 2 मरतबा पद्म भूषण मिला है, एक 1956 में भी उन्हें मिला, लेकिन यहाँ पर जवाब चूँकि जवाब में 1956 नहीं है 1976 है। दूसरा जो पद्म भूषण दूसरी मरतबा जो मिला था वो 1976 मिला था, तो इसका जवाब होगा 1976। ये तो श्योर है, आप ये देख ले 2 मरतबा उन्हें कब कब मिला था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, उर्दू की असल, आप इसे भी समझ लें। मैं समझ रहा हूँ आपका वक्त ज़्यादा जा रहा है लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उर्दू की असल दक्कनी से है, पिशाजी अपभ्रंश से है, या शोरसिनी अपभ्रंश से है, या ब्रिज भाषा से, किससे है? देखिए तलफ़ुज़ बुर्ज भाषा आप कीजिए, ब्रिज भाषा कीजिए, मैटर वो नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना ये ज़रूरी है। तो आप पहले ये देखिए, ज़बान
ज़बानों को जो बड़े माहिर लिसानियात है उन्होंने 8 किस्मों में तकसीम किया है। ज़बान की 8 किस्में हैं, 8 टाइप्स है। 8 टाइप्स में एक टाइप है हिंद आर्याई ज़बानें। फिर हिंद आर्याई ज़बानों को मुख्तलिफ़ खानों में तकसीम किया गया है, जैसे प्राकृत की डेफिनेशन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वरना मैं चाहता हूँ कि लिसानियात पर पूरा एक लेक्चर आपके सामने अपलोड कर दिया जाए। तो प्राकृत में क्या क्या आता है? प्राकृत में पिशाजी भी आती है, मगधी भी आती है, अरद मगधी भी आती है, और महाराष्ट्री भी आती है, शोरसिनी भी आती है। तो प्राकृत से एक निकल कर आती है प्राकृत ज़बान शोरसिनी अपभ्रंश। उसमें से एक ज़बान निकल कर आती है मगरबी हिंदी। मगरबी हिंदी कितनी बोली है? मगरबी हिंदी की 5 बोली है। कौन कौन सी है? कन्नौजी है, बुंदेली है, खड़ी बोली है, हरियाणवी है। तो ये 5 किस्मों की मगरबी हिंदी की बोली है। उसमें से खड़ी बोली से 2 ज़बानें निकलती है, एक उर्दू निकलती है और दूसरी हिंदी निकलती है। तो ये कंसेप्ट आप क्लियर कर ले। तो इस एतबार से अगर आप देखते हो तो उर्दू की जो असल है वो शोरसिनी अपभ्रंश है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उर्दू खड़ी बोली से बनी, इस नज़रिए को पेश करने वाले कौन है? अब देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है और ऑप्शन भी बहुत सारे दे दिए गए, इसलिए जंबल हो सकता है। अब तक के नेट पे जो पूछा जाता था वो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, मगर एक ऑप्शन में 3 राइटर्स के नाम दिए हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो सोहेल बुखारी एक ऐसे राइटर है जिन्होंने उर्दू खड़ी बोली से निकलने का नज़रिया पेश किया। शौकत सब्ज़वारी भी एक ऐसे माहिर लिसानियात है जिन्होंने उर्दू खड़ी बोली से निकलने का नज़रिया पेश किया है। लेकिन ये 2 नाम आप देखोगे तो ये ऑप्शन फर्स्ट में भी है, ऑप्शन सेकंड में भी है। ऑप्शन थर्ड और फोर्थ इसमें नहीं आ सकते, इसलिए कि सोहेल बुखारी सिर्फ अकेले यहाँ पर आते हैं। मीर अमन ने ऐसा कोई नज़रिया पेश नहीं किया। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जो नज़रिया पेश किया था, ब्रिज भाषा का सैयद ने जो नज़रिया पेश किया था वो दिल्ली का पेश किया था। ज्ञानचंद जैन ऑप्शन थर्ड और सेकंड, और शमसुल्लाह कादरी, इन तीनों के हवाले से मुझे नहीं पता कि इन्होंने कोई नज़रिया पेश किया भी है या नहीं किया है। तो सोहेल बुखारी और शौकत सब्ज़वारी ये 2 ऐसे नक्काद गुजरे जिन्होंने उर्दू खड़ी बोली से निकलने का नज़रिया पेश किया है। लेकिन उसके बाद भी एक नाम बच जाता है, शमसुल्लाह कादरी और सेकंड ऑप्शन में ज्ञानचंद जैन, जिसका मुझे इल्म नहीं है। अब देखते हैं STT इसका क्या जवाब बताता है। या आपको श्योर हो कि वो कौन से 3 राइटर है जिन्होंने उर्दू खड़ी बोली से निकलने का नज़रिया पेश किया है, तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 124 देख लेते हैं। ज़ैर इश्क मसनवी के शायर नवाब मिर्ज़ा शौक का असल नाम क्या है? तो उनका नाम था हकीम तसद्दुक हुसैन। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उर्दू में ख़त नस्ताली किस बादशाह के अहद में राइज हुआ? तो इसके लिए आपको कंसेप्ट समझना होगा। देखिए, ख़त नस्तालिक ये ईरान में 14वीं और 15वीं सदी ईस्वी में परवान चढ़ा। अब कैसे? जो इसके तख्लीक़ थे उन्होंने ख्वाब देखा कि परिंदे उड़ रहे हैं और उनके पर फड़फड़ाने की वजह से एक गोलाई बनती है जो कि बहुत हसीन है, बहुत दिलकश है, पुरफरेब नज़ारा है, दीदा ज़ेब नज़ारा है। तो वो ख़त्तात थे, उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना ऐसा ख़त इस्तेमाल करूं जिसमें दायरा नुमा सब कोई चीज़ नज़र आए। आप देखिए, उर्दू के जितने हुरूफ़ ताजी उसमें मैक्सिमम ऐसे जिसमें दायरा आता है, जैसे आप नून को देख लीजिए, क़ाफ को देख लीजिए, जीम को देख लीजिए, आइन को देख लीजिए, वहाँ पर ये दायरों का इस्तेमाल किया जाता है। शायद इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, आगे देखने पर मालूम होगा। तो ईरान में 14वीं और 15वीं ईस्वी, अगर आपको ये भी पता होगा तो अलाउद्दीन खिलजी, ये तो इनका ज़माना अलग है और ये तीनों के तीनों जो है वो मुगलिया हुक्मरां गुजरे हैं। लेकिन 14वीं और 15वीं सदी का ताल्लुक़ जो आता है वो बाबर से आता है। तो इस एतबार से कहा जा सकता है कि बाबर के दौर में ख़त नस्तालिक का रिवाज पाया था। क्वेश्चन नंबर 127, बेन में या है, अब वो यालीन है, मुसम्मा है, मुसव्वा है या नीम मुसव्वा है, क्या है? अब देखिए, यालीन की किस्में क्या होती है। अगर पहले आया तो या इस तरह से आएगा, बीच में आया तो इस तरह से जैसे बेन, या फिर आखिरी में आएगा तो इस तरह से जैसे बड़ी या जिसे हम कहते हैं। तो ये दरमियान में आया। बेन के देखिए, बा और नून से पहले इस तरह से आया है, तो ये यालीन की मिसाल है। यालीन पर इंशाल्लाह मैं एक लेक्चर आपको अपलोड कर दूंगा ताकि ग्रामर समझने में आपको आसानी हो जाए। उसके बाद 128,
दो अमेरिकी भाइयों जिन्हें राइट ब्रादरान कहा जाता है, हवा में पेट्रोल की मदद से उड़ने वाली मशीन किस सन में बनाई? तो उन्होंने ये मशीन बनाई थी 1903 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मंदर जज़ेल में से कौन से हरूफ अपने बाद में आने वाले किसी हर्फ के साथ जुड़ते हैं तो अपनी शक्ल नहीं बदलते? बहुत बेहतरीन इंटेलिजेंट क्वेश्चन इन्होंने बनाया है, यानी काफ़ी समझ बूझ के बाद ही इसका जवाब दिया जा सकता है। जैसे अलिफ को आप देख लीजिए, अलिफ में अगर आप कोई हर्फ मिलाए, जैसे बेही को मिला लीजिए तो उसकी शक्ल बदल जाएंगी बा में। देखिए सिंगल अलिफ कैसा होता है और मिल जाने पर कैसा हो जाता है। उसके बाद बर शक्ल बदल गई, उसके बाद बक शक्ल बदल गई। लेकिन इसी तरह आप दूसरे हरूफ को भी देख लीजिए, जैसे अलिफ वाव और अलिफ काफ, अलिफ की शक्ल बदल गई, काफ की भी शक्ल बदल गई। इसमें वाव की शक्ल नहीं बदलेंगी तीसरे ऑप्शन में, लेकिन अलिफ की शक्ल बदल जाती है, इसलिए ये ऑप्शन निकल कर आते हैं वाव और रे। आप कोई भी जुमला बना लीजिए, जैसे अदरक, अदरक में रे आता है लेकिन उसकी शक्ल नहीं बदलती। वरक, वरक में वाव भी आया, रा भी आया, लेकिन उनकी शक्ल नहीं बदली। रात, रात में रे की शक्ल नहीं बदलती। वक़ू पज़ीर होना, देखिए उनकी शक्ल नहीं बदल रही है। तो वाह और रे ऐसे जिनकी शक्ल नहीं बदलती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 130, उर्दू की इब्तिदा पंजाब में हुई, ये पूछ चुका था पीजीटी में, महमूद शिरानी इसका जवाब है। अच्छा, आप इन तीनों के नज़रिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 131, लफ्ज़ एहतरामन किसकी मिसाल है? अगर आपने इस पर भी गौर किया होगा, ये ऊपर के हिस्से पर, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे तनवीन है, ये तो तनवीन की मिसाल है। उसके बाद 132, फोर्ट विलियम कॉलेज का बाज़ाब्ता इफ्तिताह हुआ। इस पर आपको थोड़ी सी तारीख की नॉलेज होनी चाहिए। फोर्ट विलियम कॉलेज पर पूरा लेक्चर अवेलेबल है, आप टेंशन मत लीजिए, आपको सुनकर 20 मिनट का लेक्चर है, सुनकर पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो फोर्ट विलियम कॉलेज, इसे लॉर्ड डिलोजी ने बनाया था, कहाँ पर? कलकत्ता में। और किस गर्ज से कि जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फौजी हुक्मरान आएंगे, वो पैसे कमाने की गर्ज आ रहे थे, लेकिन उन्हें हुक्मरानी करनी थी, तो उनको लिसानियात का माहिर बनाना मकसूद था, हिंदुस्तानी ज़बानें उनको सिखाई जा रही थी। तो जो बनाया गया था कॉलेज 10 जुलाई 1800 ईस्वी में बनाया गया था, लेकिन 4 मई 1800 ये सुल्तान टीपू शहीद की तारीखी शहादत है। तो लॉर्ड वेल्लेस्ली ने कहा था जिस दिन टीपू सुल्तान की शहादत हुई कि आज से हिंदुस्तान हमारा है, इसलिए फोर्ट विलियम कॉलेज भले ही 10 जुलाई यानी कि 2 महीने के बाद बने, लेकिन हम उस टीपू सुल्तान की तारीख से उसे मंसूब करेंगे 4 मई 1800 से। तो 4 मई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज का इफ्तिताह हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 133, एक आम ख्याल है कि उर्दू हरूफ तहजीब में अक्सरियत उन हरूफ की है जिसकी बुनियादी शक्ल, देखिए फिर वो क्वेश्चन आ गया जिसकी वजाहत अभी मैंने की, दायरों से अखज़ की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 134, किस दिन का नाम मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होता है? देखिए 6 दिन और पूरे 12 महीनों के नाम जो है वो मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जुमेरात एक ऐसा दिन है जो मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे गए उर्दू ज़बान के अंदर, दिल खुश हो जाता है ऐसे सवालात को देखकर। मुबालगा और गुलू कसीदा के किस जुज़्व की शान है? जाहिर सी बात है, जब बादशाह की, नवाब की मदह की जाएंगी तो वहीं पर मुबालगा और गुलू से काम लिया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 136, मीर अमन ने बाग बहार को किस सन में मुकम्मल किया? देखिए 1800 में कॉलेज ही बनी थी, उसके बाद उनका अपॉइंटमेंट हुआ, 1802 में उन्होंने मुकम्मल कर लिया था। यानी ये तो कट हो जाते हैं 1800 से 1802 बस, लेकिन राइट आंसर है 1802। उसके बाद मगरिबी हिंदी की कितनी बोलियों पर मुश्तमिल है? मैंने ऊपर अभी पेश कर दिया, आप जाकर रिवाइज करके सुन सकते, पीछे जाकर 5 बोलियों पर मुश्तमिल है। 138, कमाल खां रुस्तमी की मसनवी खावरनामा कितने अशार पर मुश्तमिल है? तो वो 24,000 अशार पर मुश्तमिल है। अगला क्वेश्चन देख लेते, इब्न सीना की किताब अल कानून के ज़रिए यूरोप में कितने अरसे तक तिब की तालीम दी जाती रही? इसका जवाब मुझे नहीं मालूम, मैं यही मुनासिब समझता हूँ कि आपको गलत जवाब देने की बजाय खामोशी इख्तियार कर लो। कौनैन की गोलियाँ किस बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती थी? तो ये मच्छरों से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाती है, और मच्छरों से क्या होता है? मलेरिया होता है। देखिए ये सवाल का अंदाज़ ही बहुत पसंद आया मुझे। 141, मुनासिब अल्फाज से खाली जगह पुर करके सही जवाब दीजिए। पैसे, काम, सूझ, छाले। मेरा गला और आँखें सूझ जाती है, उन्हें दूसरों का काम भी करना पड़ता है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पाँव के छाले सूख रहे हैं। आप अगर ऑप्शन में आप देखोगे तो इस सीक्वेंस में आपको लगाना है
जीम, सूज जीम पर है, काम इस तरह आपको समझ, बे पे ये काम आ गया, पैसे ये अलिफ पर आ गया, छाले ये दाल पर आ गया। तो ये सीक्वेंस यानी जीम, उसको इस तरह से आप फिर से देख लीजिए, जीम बा अलिफ दाल। तो आपको ये सर्च करना ऑप्शन में, तो देखिए जीम बा अलिफ दाल। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भ फ थ ठ ध ढ, इनसे इर्त्याश पैदा होता है। आप बोलिए नहीं, बोल कर देखिए, आपको लफ्ज़ों में इर्त्याश नज़र आएगा, तो ये इर्त्याशी मुसम्मे कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, मंदर जज़ल अल्फाज में किस लफ्ज़ में नून गुन्ना इस्तेमाल नहीं हुआ है? दरख्शा नून गुन्ना, दास्ता नून गुन्ना, गुलिस्ता नून गुन्ना। पान बचता है जिसमें नून इस्तेमाल हुआ है, ना कि नून गुन्ना। 144, बड़े घर की बेटी अफसाना के अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 145, मरसिया का पहला और अव्वलीन हिस्सा कहलाता है क्या? चेहरा कहलाता है। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमाद, रीज, रम्ज, रज़्म, शहादत बेन, यही तो उसके अज़ाय तरकीबी है। फोर्ट विलियम कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे, फोर्ट विलियम कॉलेज के जो पहले प्रिंसिपल थे वो डेविड ब्राउन थे। देखिए लॉर्ड वेल्लेस्ली ने क़याम किया, डेविड ब्राउन पहले प्रिंसिपल थे। गिलक्रिस्ट सदर शोबे हिंदुस्तानी थे। गारसद तासी का फोर्ट विलियम कॉलेज से ताल्लुक़ नहीं था। लाहौर में जदीद उर्दू शायरी का आगाज़ किसके तहत हुआ? अंजुमन पंजाब के तहत लाहौर में जदीद उर्दू शायरी का आगाज़ हुआ, जिनके यहाँ पर मिसरे तरह देने के बजाय बाज़ाब्ता उन्वान दिया जाता था। अल्ताफ़ हुसैन हालो ने बरखा रूत, निशात उम्मीद वगैरह जो नज़में हैं वो सब यही तो लिखी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 148, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? बड़ा प्यारा सवाल है भैया, आप उर्दू सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो तो कम से कम आपको इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि उर्दू लफ्ज़ किस ज़बान से अखज़ किया गया है। तो ये उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। अच्छा, इसके माना क्या होते हैं आप बताइए कमेंट बॉक्स में। 149, किस सिन्फ़ सुकन को टेढ़ी पसली कहा गया है? देखिए इसको मैं गेस कर सकता हूँ। देखिए गज़ल के माना होते हैं औरतों से बातें करना, या औरतों की बातें करना, या औरतों पर बातें करना, और औरत को जो है वो टेढ़ी पसली करार दिया गया है। इस वजह से मैं एक मुबहम इशारा आपको दे सकता हूँ, गेस कर सकता हूँ कि गज़ल को कहा जा सकता है, बट मैं श्योर नहीं हूँ। 150, गज़ल में मंदर जज़ल में से किसकी पाबंदी की जाती? मेरे ख्याल से काफ़ी है, फिर भी देखते हैं HTT क्या जवाब बताते हैं। मुझे पता है लेक्चर तवील हो गया, लेकिन आपके लिए बड़ा ही कारआमद है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर के हिसाब से नहीं, आपको बहुत सारी डिस्क्रिप्टिव नॉलेज भी इससे मिली है। आपको लेक्चर कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हमें हौसला मिले, हिम्मत मिले और हम आगे इसी तरह लेक्चर बनाते रहे।